हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर से आते हैं, और उन्हीं प्राइमरी सेक्टर से आए हुए प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल्स को हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, और इसी से हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, टोमेटोज़ खेतों से हमें मिलते हैं ना। अब उन्हीं खेतों से मिले हुए टोमेटोज़ को हम कन्वर्ट कर देते हैं टोमेटो सॉस में, तो वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो गया, और इसी पे हमारी कंट्री की इकनॉमी भी डिपेंड करती है। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। Manufacturing belongs to secondary sector in which the primary materials are processed and converted into finished goods. तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, और जो एग्रीकल्चर से हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। बेसिकली वी हैव थ्री सेक्टर्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं। ए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा कहा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के बैकबोन है इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? अब देखो कैसे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। अब यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को और मॉडर्नाइज करने की कोशिश करती है। क्यों? अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना हो तो जो रॉ मटेरियल्स हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो हमें वैसे एज इट इज़ मिलते जाएंगे। हम चाहेंगे कि उसमें और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बने। तो इस कहीं ना कहीं हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर कंडीशन भी मॉडर्नाइज होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, जिससे हमारे एग्रीकल्चर कंडीशंस में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है और वो मॉडर्नाइजिंग की तरफ बढ़ते हैं। Secondly, they reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. से कोई इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक फार्मर है, उसने फार्मिंग की। अभी हम टोमेटोज़ की बात करें, टोमेटोज़ की फार्मिंग करी। अब उसने मार्केट में वही टोमेटोज़ 60 रुपीज़ पर केजी बेच दिए। अब वो चाहे तो उसी टोमेटोज़ को यूज़ करके फर्दर अपने एक छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकता है, उसमें उन टोमेटोज़ को कन्वर्ट करके टोमेटो सॉस बना सकता है। ठीक है। अब तो क्या कर रहा है, वो टोमेटोज़ जो उसके पास खुद से आ रहे हैं ऐसे रॉ मटेरियल, उन्हीं को वो सॉस में कन्वर्ट कर रहा है। और सॉस वो वो सॉस ज़्यादा महंगा बेचेगा उसको, मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर में भी जॉब मिल रही है, इस तरह से उसको सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू भी उसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। अगर उसको सप्लाई करता है तो टर्शरी सेक्टर्स में भी उसको इनकम मिलेगी। तो एक तरह से वो डिपेंडेंस डिक्रीज़ कर रहा है अगर लोग इनिशिएटिव ले अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। तो नाउ थर्ड पॉइंट, हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ऐसा भी हो सकता है ना कि एज अ लेबर या फिर किसी भी मशीनरी को यूज़ करने के लिए, तो इसमें हमें एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी को डिक्रीज़ कर रहा है। तभी तो कह रहे हैं अभी मोदी जी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ज़्यादा होनी चाहिए। डिस्पाइट हम कहीं और से कोई प्रोडक्ट खरीदें तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करो, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले, एम्प्लॉयमेंट भी मिले, और पॉवर्टी भी इरेडिकेट हो। Third, help in bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज़ को बिल्डअप करें जहाँ पर जो ट्राइब है, बहुत पिछड़ी जगह हैं, बहुत वहाँ पर रीजनल एरियाज़ ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनमें और इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको और डेवलप करने के लिए ऐसी जगह पे हम इंडस्ट्रीज़ को लगाएं ताकि वहाँ के लोग भी आगे वो डेवलप हो सके। जैसे गांधी जी कहते हैं ना कि बेस से डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर हमारे जो कंट्री के जो पुअर लोग हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंडीशंस में रहते हैं, अंडर डेवलप्ड रीजन्स में रहते हैं, अगर वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे अच्छे से, तो वही लोग आगे बढ़ेंगे और हमारी कंट्री बेस से स्ट्रांग होगी। फोर्थ, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। देखो, अगर हम अपनी कंट्रीज़ में रॉ मटेरियल हमें अच्छे से प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, और उन्हीं प्राइमरी सेक्टर से प्रोवाइड किए गए रॉ मटेरियल्स को हम अपनी कंट्री में ही यूटिलाइज़ करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और उनको दूसरी कंट्रीज़ में बेचेंगे, तो क्या होगा, हमें अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम टोमेटोज़ की स्टोरी पे चलते, टोमेटोज़ के बारे में आगे बात करते हैं। देखो, हमने क्या किया, हमारी कंट्री में टोमेटोज़ जो फार्मर था उसने अपने फार्मर उसी टोमेटोज़ को यूज़ करके टोमेटो सॉस बना दिया, और फिर उसी को बेच दिया, और फिर उसी को सप्लाई भी कर दिया, तो वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो गया, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई। अब अगर जैसे हमारी कंट्री में टोमेटोज़ ज़्यादा होते हैं
है ना। और चाइना हमसे वो टमाटोज़ खरीद ले 60 रुपीज़ पर केजी में। अब वो वहाँ पर चाइना में क्या करे, उन्हीं टमाटोज़ को टमाटो सॉस या टमाटो जैम कुछ भी बनाकर हमें बेचे, वो भी डबल रेट में। तो फ़ायदा किसको मिल रहा है, चाइना को, हमें नहीं। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारी कंट्री में होगी तो हम ज़्यादा डेवलप होंगे, हमें ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देखो, इंडिया शुड कन्वर्ट इट्स रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया को अपने रॉ मटेरियल्स को वाइड वैरायटी में कन्वर्ट करना चाहिए, फर्निश्ड गुड्स में, ताकि हमारी कंट्री में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आए। B. Agriculture and industry go hand in hand. For example, in agro industries, agriculture helps industries by providing raw materials, and industries provide products such as irrigation pumps, fertilizers, pesticides, etc. तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ दोनों साथ में ही चलते हैं। कैसे कि एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड करेगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, रॉ मटेरियल्स, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या प्रोवाइड करेगी एग्रीकल्चर्स को, इरिगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एक्सेट्रा। C point, we can compete with international markets if our manufactured products are at par in quality with international products. सी पॉइंट मीन्स दैट हम अपने इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं दूसरे मार्केट्स को, दूसरी कंट्री के मार्केट्स को, अगर हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल लेवल। सो दिस आर ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चर क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ये हमारी कंट्री का बैकबोन है इन कंडीशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Agriculture and industry go in hand, and we can also compete with international market by maintaining our quality very good. Now next topic आपका इसमें आता है, मतलब इसी के अंदर ही है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इंडिपेंडेंट ईच अदर। ऐसे कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। यही आपका जो बी पॉइंट है इसी के थोड़े से डिटेल्स में है। ये इसलिए अलग से दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं, पूछ जाते हैं एग्ज़ाम में अलग से सेपरेटली। देखो, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया हैव बूस्टेड एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया है कि एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा बूस्ट किया है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करके। कैसे, उनको तरह तरह के सामान प्रोवाइड करके, जैसे इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मोटर्स, एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल एंड इट इज़ ईजी इनफ कि हमें पता है कि इंडस्ट्रीज तो एग्रीकल्चर पे टोटली रॉ मटेरियल पे डिपेंड है। जब उनको रॉ मटेरियल मिलेगा तभी तो आगे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ से उनको कॉटन प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर के थ्रू। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मैनी एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक इरीगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स। तो ये सारे जो इनपुट टूल्स हैं वो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर को टू द फार्मर्स। तो इससे फार्मर्स को मॉडर्नाइज होने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है, डेवलप होने का काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। वो और मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हैं जिससे उनको ज़्यादा आउटपुट मिले, प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ नॉट ओनली हेल्प फार्मर्स टू ऑब्टेन एग्रीकल्चर इनपुट्स बट आल्सो हेल्प देम ट्रेड इन देयर प्रोडक्ट्स। कि क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर ने भी, जो हमारा टर्शरी सेक्टर है उसने भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही है कि वो अपने एग्रीकल्चर इनपुट्स को ट्रेड के लिए हेल्प कर सके, एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसपोर्ट कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन इंडिया विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर कैसे आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अब आपका इसमें सेकंड आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, कि इंडस्ट्री कैसे नेशनल इकोनॉमी पे टोटली डिपेंडेंट है। देखो, द डिजायर्ड ग्रोथ रेट फॉर द इंडस्ट्री इज 12% इन द कमिंग डिकेड। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम डिजायर्ड ग्रोथ रेट देखें तो 12% है किसकी, इंडस्ट्री की, अगर कमिंग मतलब कि आने वाले वक्त में। द इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल NMCC, इसकी फॉर्म पूछी जा सकती है MCQ में, हैज़ बिन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव, कि जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल है उसने ये चीज़ सेटअप की है कि उनकी जो इंक्रीजिंग रेट है, जो उनका प्रॉफिट लेवल है 12% आगे तक जाए, काफ़ी अच्छा टारगेट अचीव करे। गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्टिविटी विल हेल्प मैन्युफैक्चरिंग अचीव इट्स डिजायर्ड ग्रोथ। अब क्या है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो उसमें इंटरवेंशंस की गई है, चेंजेस किए गए हैं और दोबारा से रिन्यू किए गए हैं, ये सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी में और मैन्युफैक्चरिंग को अचीव करने में ज़्यादा अच्छा मौका मिल सके, कि उनकी अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो ये सारे नेशनल इकनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूशन शो करते हैं।
इंडस्ट्रियल लोकेशन, अब देखो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन किस बेसिस पे होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज आपको दिखता है कि जहाँ पर भी आप रह रहे हो कि आसपास कहीं इंडस्ट्रीज है, नो। तो इस सब में ना गाइडेड है कि पहले से इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन सेट की जाती है। अब देखो इंडस्ट्रीज़ आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, ऐसा होता है कि हम हर जगह इंडस्ट्रीज़ को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनकी एक प्रिस्क्राइब लोकेशन होती है, उनकी कुछ नीड्स होती हैं। दे आर लोकेटेड एट सर्टन स्पेसिस और सर्टन प्लेसेस ओनली व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस टू थ्राइव। ऐसी जगह पे वो अपनी इंडस्ट्रीज़ बिल्ड करना चाहते हैं लोग, जहाँ पर उनको सारी फेवरेबल कंडीशन थ्राइव कर सके, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। Industrial location is governed mainly by the following factors: raw materials, source of energy, source of water, availability of capital and finance, demand in market, skilled laborers and workers, banking and insurance, transport and communication। मतलब कि हर कोई ये चाहेगा कि उनकी इंडस्ट्रीज उस एरिया में स्टैब्लिश्ड हो जहाँ पर उनको ईजिली रॉ मटेरियल मिल जाए। मतलब कि खेतों के आसपास या फिर उस जिस चीज़ की वो इंडस्ट्री है उसी के आसपास उनको रॉ मटेरियल ईजी मिल जाए। अगर ना भी मिल सके रॉ मटेरियल तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी हो, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर अवेलेबल हो, सोर्स ऑफ वाटर वहाँ पर अवेलेबल हो, कैपिटल एंड फाइनेंस उसको मिल जाए, अच्छे से उनको पैसे की जो भी उनको रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, मार्केट में डिमांड हो उस इंडस्ट्री की जो वो प्रोडक्ट बना रही है, उनके जो लेबरर्स हैं वो वर्कर्स हो काफ़ी स्किल्ड हो, अच्छे हो, मेहनती हो, बैंकिंग और इंश्योरेंस उनको प्रोवाइडेड की जाए। तो ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए। मैनी इंडस्ट्रीज कम together at urban centers to make use of the advantages. These are known as एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक साथ आती है अर्बन सेक्टर्स में। मतलब कि जैसे आपकी रूरल एरियाज़ में बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं अर्बन सेंटर्स में एक साथ आती है कंबाइन होके टू मेक अ एडवांटेज, ताकि वो सब मिलकर उनको एडवांटेज मिल सके। अब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को एडवांटेज नहीं मिलेगा, पर अगर वो रूरल एरिया से किसी एक अर्बन एरिया में स्टैब्लिश होना चाहती है तो वो एक छोटी छोटी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वो कंबाइन होकर एक मेन इंडस्ट्रीज फॉर्म करे। तो इस टाइप की जब इंडस्ट्रीज फॉर्म होती है तो हम क्या बोलते हैं एग्लोमरेशन। मतलब कि जब बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज कंबाइन टुगेदर फॉर इकोनॉमिक इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस। बेसिकली अगर आप देखें तो दे आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। उनकी हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ द मेन रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो अब इनके इन बिटवीन भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि है क्या इसके अंदर। देखो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल बेसिकली आर 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री: एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, है ना। दोस इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी रॉ मटेरियल कहाँ से हमें प्रोवाइड की जा रही है? एग्रीकल्चर के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल के लिए कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल्स, शुगर, टी, एडिबल ऑयल, ये सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी डिपेंडेंट टोटली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, प्राइमरी सोर्स पे। सेकेंड आती है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दोज इंडस्ट्रीज ऑफ वेयर मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जिनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं दे आर बेसिकली फ्रॉम मिनरल्स। भी आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल की इंडस्ट्रीज का मेन रोल क्या है? बेसिक इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। देखो बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दोस इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को, वो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं। दिस इंडस्ट्रीज हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। ये हेल्प करती है दूसरी इंडस्ट्रीज को डेवलप होने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील बेस्ड हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ताकि वो दूसरी इंडस्ट्रीज में कुछ और चीज़ बनाए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ओके, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, दोस इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बनाते हैं दे आर नोन एज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। फिनिश्ड गुड्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली सोल्ड इन द मार्केट फॉर कंज्यूमर्स, फॉर एग्जाम्पल शुगर, टूथपेस्ट, सोप, ब्रेड, पेपर। अब देखो ये वो इंडस्ट्रीज जो कंज्यूम करने के लिए आगे सोल्ड करते हैं चीज़ों को। अब सी आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लार्ज कितना पैसा लगा इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है दोस इंडस्ट्रीज वेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज लेस देन ₹1 करोड़। मतलब कि ऐसी इंडस्ट्री हम इसको ऐसे लिखते हैं कि कम है 1 करोड़ देन ₹1 करोड़, कि 1 करोड़ से जिसका कम इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मैट, फर्नीचर, टॉयज, ब्रेड, टूल्स एक्सेट्रा। अब आता है आपका सेकंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सोर्स इंडस्ट्रीज वेयर द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज मोर देन ₹1 करोड़ आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, ये सब क्या है? दे आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जिनमें मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। नाउ डी आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। 4 टाइप के हैं: पब्लिक, प्राइवेट। पहले हम प्राइवेट भी कर सकते, जैसे हमने उसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में किया था ना। तो प्राइवेट,
पब्लिक, जॉइंट, कोऑपरेटिव सेक्टर्स। और देखो पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट। ऐसी इंडस्ट्री जो टोटली गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल भेल, सेल, आइस्को। Private sectors, these industries are owned, operated and maintained by individual or group of individuals, for example Bajaj Auto Limited, Disco, Wipro, Accenture और etc. थर्ड आपका आता है जॉइंट सेक्टर, दीज इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली रन बाय गवर्नमेंट एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये ऐसी जॉइंट से लग रहा है ना कि जब गवर्नमेंट और कुछ इंडिविजुअल्स दोनों मिलकर एक सेमी गवर्नमेंट टाइप की इंडस्ट्रीज फॉर्म करते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एक्सेट्रा। Now, cooperative sector, these industries are owned, operated and maintained by suppliers of raw material and workers of the industries। ऐसी इंडस्ट्रीज जो ओन की जाती हैं और मेंटेन की जाती है सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स के थ्रू, और द वर्क ऑफ इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, कॉलेज इंडस्ट्रीज इन केरला। मतलब कि जैसे जो सप्लायर्स होते हैं वही उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ये आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स आउटपुट, हैवी इंडस्ट्रीज, लाइट इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज विच यूज हैवी एंड बल्कि रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आर कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग। ऐसी इंडस्ट्री जो हैवी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। लाइट इंडस्ट्रीज जो बहुत लाइट वुड या बहुत लाइट गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। दोज इंडस्ट्रीज विच यूज लाइट एंड स्मॉल रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स आर कॉल्ड लाइट इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल, टॉयज, टूल्स, यूटेंसिल्स। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में उनके बारे में। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं।